जब मैं आया था तो 2015-16 में इन्वेस्टर के बारे में कहा जाता था कि ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, इंफॉर्मेशन है और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है। ये एक तरह के लोग हैं। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब मार्केट में, खाली म्यूचुअल फंड मार्केट में ही नहीं, उसमें और कैपिटल मार्केट्स में ऐसे लोग आ गए हैं जिनके पास शायद उतना पैसा नहीं है, कम इंफॉर्मेशन के साथ आ जाते हैं और बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। और पहले हम सुनते थे कि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स हर एक के लिए नहीं है, हर आदमी प्रोसेस नहीं कर पाता और लोग गलत डिसीजन लेते हैं। और आज मुझे ऐसा लगता है कि जिसको बिहेवियरल चेंज कहते हैं, कि लोगों के पास क्षमता है कि गलत डिसीजन लेने के बाद वो पैनिक ना करें, अगर गलत लिया भी है, टिके रहें और बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं हड़बड़ा कर या किसी भी वजह से एग्जिट करने की कोशिश ना करें। तो कम पैसे वाले लोग, कम इंफॉर्मेशन वाले लोग, ज़्यादा डिसाइसिव लोग, ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले और ना डरने वाले, ये कंप्लीट बिहेवियरल चेंज है। शायद 10 साल कम समय है इसके लिए, हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वही 10 साल क्लोजली देखे हैं, बाकी के बारे में वही 10 साल तो मेन ही 10 साल थे। अगर पैन टू स्कीम रेशियो देखें, हालांकि ऐसा कोई बहुत कॉमन मेट्रिक नहीं है, मैं इन्वेंट कर रहा हूँ खाली इस कॉन्वर्सेशन के लिए, तो वो रेशियो 2 से 3 के बीच होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बट खाली मैं टांग इन चीक यही कहूँगा कि जर्नलिस्ट जब तक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में लिखते रहेंगे, लोग डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा कंटेंट है डाइवर्सिफिकेशन पे, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो जब इन्वेस्टर एक स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि ये करना ज़रूरी है मेरे लिए। और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वो स्कीम्स लॉन्च करते रहते हैं, उनका काम है लॉन्च करना, उनका काम है सेगमेंट्स को कवर करना। बट आई डोंट थिंक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पर पैन 2 से 3 स्कीम्स हैं, उतनी मेरे ख्याल से ठीक हैं, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ इवॉल्व्ड इन्वेस्टर्स इसमें से होंगे 10 से 20% जो ओवर डिवर्सिफाइड हैं, उनको जरूर कंसोलिडेशन के बारे में सोचना चाहिए। एंड आई थिंक जो डिवर्सिफिकेशन का उल्टा कंसोलिडेशन या फोकस एज अ स्ट्रैटेजी इन लाइफ है, उसके बारे में कोई नहीं लिखता, कुछ लोगों को लिखना चाहिए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सारी चीज़ें, तो फॉर एग्जांपल कंपनीज की सॉल्वेंसी, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी क्रेडिट रेटिंग, क्या वो खुद ट्रैक कर पाएगा? मेरे ख्याल से वो आंसर ना है। एक फंड मैनेजर जो कि 20, 30, 50 बिप्स या 80 बिप्स मान लेते हैं, अगर वो भी लेता है आपसे, बट वो ये सारी चीज़ें स्मूदन करके अगर आपको वापस दे देता है और आप एक पोर्टफोलियो पे एक रिटर्न पा सकते हैं। जैसे अगर मैं अपना लार्ज कैप पोर्टफोलियो देखूं तो पिछले करीब 27-28 साल में वो 14 से 15% दे रहा है। मैं ज़्यादातर लार्ज कैप से करता आया हूँ, मिड कैप्स वगैरह पिछले 5 साल में किया होगा, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। मैंने शुरुआत तब की थी जब पीपीएफ में 13% का टैक्स फ्री रिटर्न था। पीपीएफ में अब 7.1% का रिटर्न है, तो वो रिटर्न आधा रह गया। मेरा रिटर्न 14 to 15% है, रिस्क एडजस्टेड है, चार्जेस जा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से फंड मैनेजर को यूज़ करना इंस्टीट्यूशनली, और अब सेबी ने भी कहा है कि हम और लाइसेंसेस देना चाहते हैं मार्केट में, खाली 40 फंड्स क्यों चाहिए, हो सकता है 80 और 100, और उन्होंने कोई नंबर नहीं बोला है, बट और लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये मार्केट को ब्रॉडन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हमारे पास एक क्वार्टर में करीब 1.25 करोड़ SIPs नए आते हैं। 1.25 करोड़ नए SIP रजिस्टर होते हैं और करीब 70 से 80 लाख SIPs सीज हो जाते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं या इन्वेस्टर्स हट जाते हैं। ये 70 लाख उस 1.25 करोड़ का हिस्सा ऐसा नहीं है कि ज़रूरी उन्हीं में से हों, पिछले टर्म के हो सकते हैं, खाली 2 नंबर्स हैं। तो ये ज़रूर है कि SIPs एक्सपायर होते हैं, लोग एग्जिट करते हैं उनसे जल्दी, और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे इंडस्ट्री काफ़ी फोकस्ड है कि इसे ठीक करना है। पर इसको आप मार्केट से कोरिलेट मत करिए, इसका मार्केट से कोई कोरिलेशन नहीं है। ये अच्छी मार्केट में भी होता है, बुरी मार्केट में भी होता है। और मुझे लगता है कि ये शायद एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी का मिसमैच है कि लोग सोचते हैं कि 3-4 महीने में कुछ हो जाएगा, 3-4 महीने में कुछ नहीं होता। तो फर्स्ट ईयर अट्रिशन बहुत ज़्यादा है SIPs में। तो इंडस्ट्री को पता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पर प्रॉब्लम हम लाखों लोगों के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या एडवाइजर्स हैं या बैंक्स के RMs हैं। तो उनको ये काम करना है, कन्वे करना है कंज्यूमर को कि आपको इतनी जल्दी नहीं रिएक्ट करना। आप ऐसा समझिए कि इस सब के बावजूद
इंडस्ट्री करीब 30,000 करोड़ रुपया इस इंडस्ट्री में थ्रू SIPs हर महीने आ रहा है। अगर मैं आपको कोविड के टाइम में ले जाऊं, 5 साल पहले ये नंबर 1/4 था, करीब 7 से 8,000 करोड़। और आप ये सोचिए कि अगर ये ट्रेंड रह गया, मैं मतलब उस तरह से ब्रेजन ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ, मैं रियलिस्ट हूँ, पर मुझे लगता है अगर 4x नहीं भी होता, 2 to 3x भी हो जाता है, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत बड़ा नंबर है। मैं एक लिस्टेड कंपनी मैनेज करता हूँ, जब मैं इन्वेस्टर्स के पास सिंगापुर या हांगकांग जाता हूँ तो कई बार वो मजाक पे कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आते हैं, आप BKC जाइए, हमसे बड़े इन्वेस्टर्स तो वहाँ बैठे हुए, अब देखिए वहाँ कितना पैसा आ रहा है। और ये पिछले 5-6 साल का बिहेवियरल चेंज है जो मैंने खुद होते हुए देखा है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम और डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी बेटर होती गई, और हर साल बेटर हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो हमें ये लगेगा कि इन्वेस्टर का स्टे ऑन करने का पोटेंशियल और बढ़ेगा। वो गलत डिसीजन और हेस्टी डिसीजन, मैं गलत भी नहीं कहूँगा, हेस्टी डिसीजन शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो लेना और कम करेगा। विमेन की स्टोरी एज इन्वेस्टर्स मेरे ख्याल से सबसे शानदार स्टोरी है। तो हम ब्रांडेड स्टोरीज करते हैं मिलेनियल्स के बारे में, विमेन के बारे में और B30 के बारे में, बट क्योंकि आपने विमेन पूछा है तो मैं विमेन के बारे में बताता हूँ कि पहले विमेन एक पैन नंबर होती थी, वो घर का हिस्सा होती थी, उनके नाम से इन्वेस्टमेंट की जाती थी। डिसीजन क्या उनका होता था, शायद नहीं। पैसा क्या उनका होता था, पैसा उनके बैंक अकाउंट में होता था, इसलिए मान लेते हैं कि पैसा उनका था, पर क्या वो उसे अर्न करके ला रही थी, शायद नहीं। अगेन पिछले 10 साल में आप समझिए कि ये चेंज हो गया है। विमेन अपना पैसा मैनेज कर रही है। उनमें से करीब जो विमेन इन्वेस्टर्स हैं, करीब करीब आधी आप समझिए एम्प्लॉयड है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, जो एम्प्लॉयड है उसे मंथली सैलरी मोरलेस हमेशा मिलेगी, और जैसे मंथली सैलरी मिल रही है वो अपना डिसीजन खुद ले रही है। और विमेन, अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, सिर्फ एक नंबर देखिए कि विमेन का इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के AUM में जो हिस्सा है वो करीब 30% से ऊपर पहुंच गया है, 33-34%। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये नंबर पहले भी कुछ ना कुछ नंबर था, बट अब क्योंकि वो अपना डिसीजन खुद ले रही हैं, करीब आधी सैलरीड हैं, उनकी सैलरी से वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से उनकी इंडिपेंडेंस बढ़ रही है। और मेरे ख्याल से ये एक 10 साल का और रनवे है जब तक ये आप बढ़ता हुआ देखेंगे। अगर आप अभी बैठे बैठे आज से 3 साल पहले कोशिश करते कि सबसे अच्छा गोल्ड ETF, सबसे कम चार्ज वाला कौन सा है टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स में, तो आसानी से आपको आंसर नहीं मिलता, आपको कुछ कोशिश करनी होती। आज कोई भी AI इंजन आपको घर बैठे बता देगा। तो इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी ज़रूर आसान होगी, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आसान होगी, ट्रांजैक्शन बहुत आसान हो जाएगी, ट्रांजैक्शन ऑलरेडी आसान हो चुकी है, वो बहुत आसान हो जाएगी। बट मेरे ख्याल से एक फिजिकल एनवायरनमेंट में डायलॉग के थ्रू, इमोशनल कनेक्ट के थ्रू अभी भी लोग एडवाइस करेंगे, एडवाइस चाहेंगे। कुछ लोग जिनको पिछले 10 साल में डू इट योरसेल्फ में जाना था, और अगर आप 10 साल पहले के आर्टिकल्स पढ़ें, आप 2017 के आर्टिकल्स पढ़ें, तो ये कहा जा रहा था कि जो इंडिविजुअल अपनी टिकट्स ऑनलाइन बुक कर रहा है, ग्रोसरी ऑनलाइन खरीद रहा है, वो म्यूचुअल फंड क्यों ऑनलाइन नहीं खरीद लेगा। पर ऐसा नहीं हुआ, सारे लोग ऑनलाइन खरीदने में नहीं गए। अभी भी एक फ्रैक्शन ऑफ द AUM है और एक फ्रैक्शन ऑफ द कस्टमर्स है जो उस रास्ते से आ रहे हैं, काफ़ी कस्टमर्स दूसरे से भी आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें मिक्स होकर रहेंगी। इन्फॉर्मेशन आसानी से मिलेगी, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, ट्रांजैक्शन आसान हो जाएगी, बट ह्यूमन कनेक्ट, ह्यूमन एडवाइस की ज़रूरत आगे भी पड़ती रहेगी। तो यूपी और महाराष्ट्र काफ़ी कुछ एक कंपेटिटिव स्थिति में थे कि ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स किसके पास है, ज़्यादा पेंशन अकाउंट्स किसके पास है, और ज़्यादा MF अकाउंट्स किसके पास है। मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ, बट रूट्स यूपी से हैं। यूपी ने काफ़ी मैट्रिक्स में महाराष्ट्र को ओवरटेक करना शुरू कर दिया। तो आप अगर हिंटरलैंड की बात करें तो मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक, मोबाइल फ़ोन चीप हो गया है, 100 से 125 रुपए का इंटरनेट पैक है। तो मैं कई बार अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में भी देखता हूं कि यूपी का बच्चा उसी ट्वैंग से इंग्लिश बोल लेता है जो कि बॉम्बे का बच्चा बोलता है, क्योंकि यूट्यूब का वीडियो वही दिख रहा है दोनों जगह, कोई फ़र्क नहीं।
तो वो एसिमेट्री खत्म हो गई है। जैसे जैसे वो एसिमेट्री खत्म होती जाएगी, मेरे ख्याल से आप B30 की प्रोग्रेस को और ज़्यादा देखेंगे। डिफरेंशियल सिर्फ यही रहेगा कि क्या उन लोगों के पास सरप्लस पैसा उतना ही है कि नहीं, बट इन्वेस्टर अकाउंट ज़रूर वो ज़्यादा भेजेंगे। तो इन्वेस्टर अकाउंट्स में आप B30 को इंक्रीज ज़रूर होते हुए देखेंगे। 18, 19, 20% का AUM आपको पता ही है कि हो गया है। इंडिविजुअल AUM उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और मेरे ख्याल से डेमोक्रेटाइजेशन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है कि पहले जो एसिमेट्री थी कि इन चीज़ों के लिए बड़े शहर आना पड़ता था, अब बड़े शहर नहीं आना पड़ता। अब रिवर्स ट्रेंड के बारे में सुन रहे हैं, हमारे मुल्क में काम, कुछ बड़े मुल्कों में ज़्यादा, जहाँ रिवर्स ट्रेंड हो रहा है, लोग छोटे शहरों में वापस जा रहे हैं। आई एम श्योर कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे भी होंगी। और यूपी का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे अपने पर्सनल एफिलिएशन वहाँ से हैं कि इन चीज़ों में काउंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं वहाँ से।